हाय गाइस, हाउ आर यू। तो गाइस, आज बात करते हैं अपनी नई वीडियो की। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पहले आपके लिए है। और पहला क्वेश्चन है आज का, अर्न बट यट नॉट रिसीव्ड। यहाँ पर क्या है आपका, बट नॉट रिसीव्ड, जो अभी रिसीव्ड नहीं हुई है, बट नॉट रिसीव्ड इनकम इज ट्रीटेड एज अर्जित किंतु अप्राप्य मानी जाती है। अप्राप्य आय एक ऐसी आय जो आपने अर्जित तो कर ली, अन तो कर ली। अन मतलब कमा तो ली है लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुई। तो वो क्या होता है, वो एसेट होती है, लाइबिलिटी होती है, लॉस होता है, कैपिटल होता है, क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए, बात सुनिए, यहां समझते हैं इस बात को। देखिए, आपने 1000 रुपीज अन तो कर लिए। अन मतलब आप ए हैं और दूसरी कंपनी है बी। तो आपने, ए कंपनी ने बी कंपनी का कुछ गुड्स बिकवा दिया और बी कंपनी ने कहा था कि मैं आपको कमीशन दूंगी। तो उसने, आपने माल बिकवा दिया, इसका मतलब कमीशन तो आपका कमा लिया आपने 1000, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुए। तो इसका मतलब 1000 रुपए ए के पास क्या है, आपकी एसेट है। आप क्या कहेंगे, भाई मेरी एसेट रखी है तेरे पास है। बी से कहेंगे आप कि बी तेरे पास मेरी असेट रखी है। तो ये क्या बन जाएगी, आपकी असेट बन जाएगी, ये लाइबिलिटी नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा सही आंसर, असेट्स। याद रखना, मैंने आपको कितनी बार बताया है ये, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, एक तो आपकी होती है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, एक होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लेकिन अर्न नहीं की, ये वो लाइबिलिटी होगी। इसी तरह से एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस भी दो होते हैं, एक तो होते हैं आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस और दूसरे होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आपके लिए लाइबिलिटी होती है और ये आपकी एसेट होती है। इनको मैं दोनों को अगर लिखना चाहूंगा तो देखिए, जो आपने प्रीपेड कर दिए वो, प्लस अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये दोनों ही आपके लिए क्या होती है, इनकम। ये दोनों इनकम हो जाती है आपके लिए, एसेट बन जाती है। और एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस इसके साथ इनकम अर्न, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में इनकम आपने रिसीव्ड कर ली लेकिन अर्न नहीं की। तो ये दोनों क्या होती हैं, आपकी लाइबिलिटी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुपालन में तैयार रोकड़ प्रवाह के विवरण में विशेष रूप से समाविष्ट होती है। कह रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी स्पेशली include in the statement of cash flow constructed in the compliance with accounting standard 3। तो इनमें से कौन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग रोकड़ प्रवाह विवरण में दिखाया जाता है। तो फर्स्ट क्या है आपका, कन्वेंशन ऑफ डेब्ट टू इक्विटी, या एक्वायरिंग ऑफ एन एसेट थ्रू लीज, या ऑपरेशन एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंफॉर्मेशन, या, तो यहां पर, या डी ऑप्शन क्या है, परचेज ऑफ अ बिल्डिंग बाय गिविंग अ मोर्टेज टू द सेलर, विक्रेता को रहन देकर इमारत खरीदना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सही ऑप्शन होगा आपका ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंफॉर्मेशन। देखिए, जो आपका कैश फ्लो होता है, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपको दो इंफॉर्मेशन देता है। एक तो इनफ्लो ऑफ कैश दिखाता है, एक आउटफ्लो ऑफ कैश दिखाता है। और कौन सी एक्टिविटी से दिखाता है, आपको ये दिखाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी। तो यहाँ पर इसका जो जिक्र होता है इसमें, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का दोनों का ही जिक्र होता है। दोनों ही दी जाती हैं। वो अलग बात है कि हम केवल नॉन ऑपरेटिंग को इंक्लूड नहीं करते, बट दिखाता ये दोनों को है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें, कौन कौन एक दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है, विच वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम का कौन सा प्रिंसिपल है, आपको ये बताना है। कह रहे परचेज इंक्रीज डेप्थ, जो परचेज होता है वो इंक्रीज कर देता है डेप्थ को, और इनकम डिक्रीज कर देती है क्रेडिट को। ठीक है, क्या ये प्रिंसिपल है, परचेज इंक्रीज डेप्थ। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो वो डेप्थ को इंक्रीज कर देता है और इनकम को डिक्रीज कर देता है।
क्रेडिट को कह रहे हैं आगे एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट करते हैं और इनकम डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। मतलब परचेज को केवल ये तो कह रहा है केवल परचेज को, पहले में क्या कहा, ए ऑप्शन में कहा है आपसे कि अगर आप परचेज कर रहे हो, यदि आप परचेज कर रहे हो तो परचेज इंक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करते हैं। और कह रहे हैं अगर इनकम डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। क्या ऐसा है? देखो भाई ये तो बात ठीक है कि जब इनकम डिक्रीज होती है, नहीं, जब इनकम इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये तो सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, अगर खर्चे बढ़ते हैं तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और अगर इनकम डिक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। ये भी गलत है, इनकम भी इंक्रीज होनी थी। और यहां पर कह रहे हैं रिसीवर इज डेबिट, रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट क्या था, रिसीवर इज क्रेडिट और गिवर इज डेबिट, ये भी गलत है। देखिए ये क्या है, इनको हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अब गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये होते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में क्या होता है, देखिए एक तो होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आपका रियल अकाउंट, और थर्ड होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल के क्या रूल होते हैं, देखिए यहां पर जो हमारा रिसीवर होता है, जो रिसीवर होता है इसको क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। और जो यहाँ पर गिवर होता है, मतलब जो देने वाला होता है, उसको गिवर को, उस गिवर को कर देते हैं हम क्रेडिट। तो ये है पर्सनल अकाउंट के रूल, डेबिट एंड क्रेडिट के। और रियल अकाउंट के क्या है कि अगर जो भी आता है, वोट कम्स इन डेबिट, वोट कम्स इन, तो वो तो होता है आपका डेबिट। और वोट गोज आउट, वोट गोज आउट, जो जाता है बिजनेस से उसको करते हैं क्रेडिट। और नॉमिनल के क्या रूल होते हैं, तो नॉमिनल के रूल होते हैं आपके, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, इंक्रीज हो रहे हैं एक्सपेंसेस तो उसको डेबिट करते हैं। और जितनी भी इनकम इंक्रीज होती है उसको क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं। तो क्रेडिट कर देते हैं। तो इसी के बेस पर हमने देखा कि कौन सा हमारा सही है। तो सही ऑप्शन क्या था हमारा, सही ऑप्शन था हमारा सी। देखिए ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब सहायक बहियां रखी जाती हैं तब ग्राहकों को विशेष छूट की प्रविष्टि की जाती है। कह रहे हैं व्हेन सब्सिडायरी बुक्स आर मेंशन्ड द एंट्री फॉर स्पेशल डॉक्यूमेंट टू कस्टमर इज डन इज। तो जो आप डिस्काउंट टू कस्टमर इज डन इन। तो जब आप डिस्काउंट की एंट्री कहाँ करेंगे, क्या आप जर्नल में करेंगे, सेल्स बुक में करेंगे, कैश बुक में करेंगे, तो या इसमें से किसी में नहीं करेंगे। देखिए कैश बुक की अगर हम बात करें तो कैश बुक में ऑल ऑल कैश ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, ऑल कैश ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। एक तो बात आपको ये याद रखनी है। दूसरा, अगर यहाँ पर देखें आपका सेल्स बुक, सेल्स बुक में जितनी भी क्रेडिट सेल होती हैं, जितनी भी क्रेडिट सेल होती है गुड्स की, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, जितने भी क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स होती हैं, माल की क्रेडिट सेल होती है, उधार बेचा जाता है माल, तो उसको कहां पर लिखते हैं, सेल्स बुक में। और जर्नल में जो एंट्री यहां पर नहीं आती उनको जर्नल में लिखा जाता है। तो जर्नल में ही आपका डिस्काउंट की एंट्री बनती है। और यहाँ आपसे यही पूछा था कि डिस्काउंट की एंट्री कहां पर बनाई जाती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण है, आपको बताना है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। हमारे हर सेट में आप देखेंगे एक क्वेश्चन हम इंक्लूड जरूर करते हैं, ताकि आप अकाउंटिंग इक्वेशन को अच्छे से समझ लें और अच्छे से इसको कर लें। तो आप याद रखें अकाउंटिंग इक्वेशन का आपको पक्के से याद होनी चाहिए। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, पहले मैं अकाउंटिंग इक्वेशन दोबारा लिख देता हूं। देखिए हमें पता है, वी नो दैट एसेट्स मीन्स आपकी संपत्ति इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज।
तो एसेट किसके बराबर होती है? पूंजी और दायित्व के, मतलब कैपिटल और लाइबिलिटी के बराबर होती है। अब इसी के बेस पर अगर आपने इक्वेशन देख ली, इसी के बेस पर चेक कीजिए कौन सा आपका यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। तो फर्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कैपिटल और लाइबिलिटी, सही बात है। ये बराबर किसकी होती हैं? ये यहाँ लिखना ये, अच्छा कैपिटल और एसेट इधर पहुंचा दिया। देखिए कैपिटल भी और एसेट भी एक जगह मल्टीपल में पहुंचा दिया। इन दोनों की क्या है? मल्टीप्लाई कर रखी है। अगर मल्टीप्लाई भी ना होती, प्लस भी होता, तो भी एक कैपिटल और एसेट, अगर यहाँ प्लस कर लेते हैं, क्वेश्चन सही ऐसे है, कैपिटल प्लस एसेट और प्लस लाइबिलिटी बराबर लाइबिलिटी। पूंजी बराबर क्या होता है? संपत्ति प्लस दायित्व। ये थोड़ा मिस प्रिंट है, इसको मैं यहां लिख देता हूं। सही ऑप्शन क्या है? ये है आपकी कैपिटल इजिकल टू एसेट प्लस लाइबिलिटी। क्या ये सही है? अब आप यहां से चेक कीजिए, क्या ऐसा हो सकता कि एसेट में जाकर ये जो इधर वाली आपकी लाइबिलिटी है वो उधर जाकर प्लस हो जाएगी? नहीं, उधर जाएगी तो माइनस होगी, तो ये भी गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कैपिटल माइनस लाइबिलिटी। जो कैपिटल, ये ऑप्शन में थोड़ी मिस प्रिंट है यहाँ पर। देखिए यहाँ देखिए, पूंजी बराबर किसकी होती है? संपत्ति प्लस दायित्व है। क्या ये सही है कि इसके बराबर पूंजी होती है? ये माइनस, सॉरी, संपत्ति माइनस दायित्व है। इसको देखिए यहाँ पर, ये माइनस का साइन है, तो इसका ऑप्शन में से यहाँ लिखता हूँ, ये क्या है? इसमें कहा गया है आपसे कि जो कैपिटल होती है वो बराबर होती है, किसके बराबर होती है कैपिटल? कि एसेट में से यदि आप, एसेट में से आप माइनस करेंगे लाइबिलिटी। तो क्या ये इक्वेशन है? भाई ये तो बिल्कुल इक्वेशन है। कैसे? देखिए मैं यहाँ प्रूव करता हूँ इस चीज को। देखिए ये दिया हुआ था कैपिटल, इसको तो यहीं छोड़ा, इधर लाइबिलिटी जो थी ये इधर से जाकर उधर पहुंच गई दूसरी साइड, और दूसरी साइड क्या हो जाएगी? ये एसेट में से माइनस हो जाएगी। तो देखिए सही तो लिखा हुआ है, एसेट में से माइनस हो रही है लाइबिलिटी, और इधर क्या है? कैपिटल। तो ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और बी ऑप्शन के मैंने बताया आपको क्या है इसके सही ऑप्शन। मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, देखिए कैपिटल बराबर एसेट माइनस लाइबिलिटी, ये दिया हुआ है सही ऑप्शन। ठीक है, और बाकी के एसेट लाइबिलिटी माइनस कैपिटल, और आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें नन ऑफ दी भी नहीं है, नन ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है, और यहाँ पर ये भी नहीं है कि टू आंसर, तो एक ही आंसर है, तो एक आंसर आपको नेक्स्ट देखने की भी जरूरत नहीं है, बी आपका करेक्ट है। फिर भी देख लीजिए अपनी तसल्ली के लिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि संपत्ति मतलब एसेट बराबर है कैपिटल प्लस माइनस लाइबिलिटी के, तो माइनस तो नहीं है, ये तो दोनों प्लस थे, सॉरी, तो ये भी आंसर सही नहीं है। और लाइबिलिटी किसके बराबर है? एसेट और कैपिटल के, तो ऐसा भी नहीं है। ये ऐसा तो हो सकता था कैपिटल यहाँ माइनस होती, वो भी नहीं है, तो आपका आंसर सही क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एडवांस मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन द फ्यूचर इज एन। देखिए कह रहे हैं कि एडवांस मनी रिसीव्ड हुई है, एडवांस में पैसा मिल गया है, वो भी किससे मिला है? फ्रॉम अ कस्टमर, एक कस्टमर से मिला है। और किस लिए मिला है? क्योंकि आपको उसको सप्लाई करनी है गुड्स की, उसको गुड्स की सप्लाई करेंगे, और वो भी कब करेंगे? फ्यूचर में, अभी नहीं कर रहे। तो उसको आप इनकम मानेंगे, पहली बात तो आप उसको इनकम मानेंगे, एक्सपेंसेस मानेंगे, करंट लाइबिलिटी मानेंगे, या करंट एसेट मानेंगे। अब आप कहेंगे भाई गुड्स जब हम बेचेंगे तो ये तो हमारी इनकम हो जाएगी, लेकिन इनकम को आप इनकम तभी कह सकते हैं जब आपने वो अर्न कर लियो, जब आपने वो कमा लियो। तो क्या है, आपने यहाँ पर गुड्स दे दिया, बेच दिया? नहीं बेचा, तो ये आपके लिए क्या है? जब तक आप समझिए, आपको, आपके पास ये गुड्स रखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपके पास कुछ गुड्स रखा हुआ है, ठीक है, इसकी जो कीमत है वो है ₹1000। अब किसी ग्राहक ने इसके लिए आपको एडवांस पैसा दे दिया, गुड्स, अभी इसको आपने इस पैकेट को सही से भरा नहीं है, अभी तैयार नहीं हुआ, तो तब तक क्या ये जो 1000 रुपया है जो ग्राहक ने दे दिया, क्या इसको यूं कहोगे मैंने कमा लिया? अभी का कमाया है, अभी अनका किया है, अभी आपकी इनकम कहाँ बन जाएगी? हो सकता है आप बॉक्स ना दो, या बॉक्स आपका ना बन पाए, तो इनकम तभी मानना जब आप इसको बॉक्स दे दो, तब तक आपके ऊपर ये लाइबिलिटी ही रहेगी। अब लाइबिलिटी भी कौन सी? 1 साल में तो दे दोगे, तो इसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो आपके ऊपर ये लाइबिलिटी ही रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इफ गुड्स वर्थ 10,000, इतने का गुड्स है 10,000 का, आर सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल अप्रूवल, द एडजस्टमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑन द डेट ऑफ अकाउंटिंग इज डन इन। यदि 10,000 रुपए का मूल्य का माल अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचा गया है तो लेखांकन की तिथि पर इसे लेन देन का समायोजन किया जाएगा। तो कब करोगे इसको आप? जब आपका लेखांकन होगा आज का, तो उसमें इसको कहाँ शो करोगे आप? 10,000 को सेल में दिखाओगे। अनुमोदन पर बेचा है, ये भी याद रखना है। कहाँ बेचा आपने? ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल, अप्रूवल बेसिस की बात हो रही है यहाँ, ये भी आपको याद रखना है अप्रूवल बेसिस को। तो इस पर आप क्या कहोगे? इसको सेल में सेल मानोगे, इसको स्टॉक मानोगे, इसको डेटर्स मानोगे, या उपरोक्त में से सभी मानोगे? तो आप इसको सभी मानेंगे, क्योंकि नगद भी सेल हो सकती है, आपके स्टॉक में भी रखा जा सकता, आपके डेटर्स भी हो सकते हैं। तो सही आंसर जो होगा इसका, सही आंसर होगा आपका इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं फर्नीचर, फर्नीचर व्यापारी द्वारा की गई फर्नीचर की नगद बिक्री को डेबिट किया जाता है। सेल ऑफ फर्नीचर, किसकी सेल हुई है यहाँ? फर्नीचर की सेल हुई है बाय अ फर्नीचर डीलर, एक फर्नीचर डीलर ने की है, और वो भी कैसी की है? फॉर कैश, कैश आपने कैश नगद बेचा है, तो आप इसको डेबिट किस में करेंगे? देखिए, अगर इसकी जर्नल एंट्री बनाए तो पैसा आएगा, नगद बेच रहे हैं तो आप, तो जो आता है उसको क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट क्या होगा यहाँ पर हमारा? डेबिट हो जाएगा। और टू क्या होगा हमारा? टू फर्नीचर हमारा गया है, तो फर्नीचर हो जाएगा हमारा, फर्नीचर हो गया, हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो ये एंट्री बनती है। अब इसमें आप देखिए, आपसे पूछा डेबिट किसको करोगे आप? कैश इज डेबिट टू, तो कैश कौन से अकाउंट में डेबिट कर रहे हो आप? कैश अकाउंट में। तो कैश कौन से अकाउंट में डेबिट होगा? तो ये हो जाएगा आपका कैश अकाउंट में कैश डेबिट होगा। ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये इंक्लूड भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे विच which one of the following does not constitute a current liability? करंट लाइबिलिटी आपकी कौन सी नहीं है? आपको ये देखना है कि करंट लाइबिलिटी आपकी यहाँ पर कौन सी नहीं है। तो देख रहे थे करंट लाइबिलिटी कौन सी नहीं है। तो करंट लाइबिलिटी चेक करते हैं। देखिए, कह रहे बिल्स पेबल, जो बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल क्या होते हैं? आपने किसी को गुड्स भेज दिया, आप ए हैं और आपने बी को गुड्स भेज दिया। इस बी ने सॉरी, बेचा नहीं, आपने खरीद लिया। आपने बी से गुड्स खरीद लिया, ऐसे देखते हैं इधर को। आपने बी से गुड्स खरीद लिया, ठीक है, आपने उसको पैसा नहीं दिया। अब बी क्या करेगा? एक बिल ने एक ड्राफ्ट बनाया, एक बिल लिखा, और इस पर लिखा कि ए ने कहा कि मैंने आपसे 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा है, 3 महीने बाद मैं आपको पूरा पैसा लौटा दूंगा। यदि मैं आपका पूरा पैसा नहीं लौटाता हूं तो आप न्यायालय में जाने के अधिकारी होंगे। तो एक तरह से प्रूफ हो गया, मैंने आपको प्रॉपर नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया बिल होता क्या है। एक गारंटी सी हो गई। अब आपने जब ये बिल दे दिया, तो ये आपके लिए क्या है? आपने, हाँ, अब बी ने लिखा, बी ने क्यों लिखा? क्योंकि उसको जरूरत थी, उसको पैसे लेने थे, उसने माल बेचा था, तो जरूरत तो उसी थी। तो बी ने यहाँ पर गुड्स भेज दिया किसको? ए को। अब ए इस पर अपने सिग्नेचर करेगा, और ए इस पर अपने सिग्नेचर कर देगा, और ए सिग्नेचर जब कर देगा तो ये बिल बन जाएगा, और ए के लिए क्या बन जाएगी? ये लाइबिलिटी बन जाएगी, जो 1 साल में वापस करनी है। तो इसको भी क्या कहते हैं? करंट लाइबिलिटी कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा कौन सा नहीं होता? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कह रहा है। अब ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या है? मैंने देखो आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। ट्रेड क्रेडिटर्स, देखिए पहले ट्रेड क्रेडिटर बता देता हूँ। ट्रेड क्रेडिटर कौन है? आपने किसी से उधार माल खरीद लिया, उसको पैसे नहीं दिए, तो ये भी क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी आपकी। नेक्स्ट कह रहे हैं इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन द डिवेंचर्स। देखिए, आपकी कंपनी में डिवेंचर इशू किए थे। डिवेंचर इशू का मतलब है, सिंपल आप ये समझिए, उधार पैसा लिया हुआ था आपने, आपकी कंपनी ने, ठीक है। उधार जब पैसा लिया हुआ था, तो इस पर आप इंटरेस्ट देंगे। तो ये इंटरेस्ट क्या था? ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था, आपने दिया नहीं था, तो ये भी क्या है आपकी? ये भी लाइबिलिटी होगा। तो अब बचा, एक ही बचा है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। तो सही आंसर आपका क्या होगा? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। अब आप कहेंगे सर ये समझ में नहीं आया, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी हम कैसे कहेंगे? अब देखिए कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होता क्या है। आपका एक ग्राहक था, उसका नाम था ए, इसने आपसे गुड्स खरीदा 10,000 रुपीज का। बाद में इसका गुड्स जो था वो खराब निकल गया। इसने आपसे कंप्लेंट की, आपने इसकी कंप्लेंट को नहीं माना, इसका गुड्स में आपने कह दिया ये गुड्स हमारे यहाँ से खरीदा नहीं गया है। अब ये कोर्ट में चला गया। कहाँ पर पहुंच गया ये कोर्ट में पहुंच गया है, और कोर्ट में आप पे केस कर दिया। अब तारीख लग रही है, अब तारीख पे जा रहे हैं, बार बार सुनवाई वहां होती है। पता नहीं जो जज बैठे हुए हैं
वो आपके लिए फैसला देंगे, इसके लिए फैसला देंगे। पता नहीं है जज कितनी आप पे पेनल्टी लगाएंगे, कितना आप पे फाइन लगाएंगे, कुछ नहीं पता। तो ना तो ये पता कि आप हारेंगे और आप पर फाइन लगेगा, हो सकता है आप जीत जाएं, और ना ही ये पता अगर आप पर फाइन लगेगा तो कितना, ना अमाउंट का पता, ना इस लाइबिलिटी होने और ना होने का पता। तो ऐसी लाइबिलिटी को बोलते हैं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। और ये जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है, इसको कभी भी हम करंट लाइबिलिटी में शामिल नहीं करते। जब हम अपने बिजनेस में बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट की दो साइड होती है, एक तरफ लाइबिलिटी होती है और एक तरफ एसेट होती है। लाइबिलिटी साइड में हम सभी लाइबिलिटी लिख देते हैं, लेकिन जब ये बैलेंस शीट बनकर तैयार हो जाती है, इस बैलेंस शीट को बनाने के बाद यहाँ पर लिखते हैं हम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, कि कोर्ट में भी केस चल रहा है। इसमें अंदर नहीं लिखते कहीं भी, बैलेंस शीट के अंदर। तो आपको याद रखना है कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कहाँ शो किया जाता है, तो वो बैलेंस शीट के बाहर शो किया जाता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, क्यों शो किया जाता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंजर्वेटिज्म। क्या कहा है, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रूडेंस। प्रूडेंस भी कह देते हैं। इज एप्लीकेबल इन, रूढ़िवादिता की परिपाटी लागू होती है। जो प्रिंसिपल है आपका कंजर्वेटिज्म, कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, ये किस पर लागू होता है, कह रहे हैं प्रोवाइडिंग फॉर द डिस्काउंट ऑन द क्रेडिटर्स। अगर क्रेडिटर्स पर आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसके लिए डिस्काउंट को वो कीजिए, प्रोवाइडिंग कीजिए, यहाँ पर होगा। या कह रहे हैं मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। जो आपके बैड और डाउटफुल डेब्ट्स हैं, उनके लिए प्रोविजन कर लीजिए, यहाँ पर होगा। या कह रहे हैं क्रिएटिंग रिजर्व फॉर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके लिए रिजर्व बना लीजिए। या कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा इसमें। देखिए पहले भी मैंने कितनी बार बताया है आपको, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे से याद कर लें, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, इसको एक स्टार देते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका यहाँ पर बी। देखिए प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कहता है कि मेक प्रोविजन फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट। मतलब फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए तो आप प्रोविजन कर लीजिए, लेकिन जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसका आप प्रोविजन मत कीजिए। तो यहाँ पर ये जो बैड डेप्ट हो सकता है, फ्यूचर में बैड डेप्ट या डाउटफुल डेप्ट हो सकते हैं, ये क्या है आपका फ्यूचर में होने वाला लॉस ही है, तो इसके लिए आप प्रोविजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, कह रहे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, क्या उद्देश्य होता है बुक कीपिंग का, पुस्त पालन। पुस्त पालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना पुस्त पालन का नियम होता है, नहीं। कीप करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, देखो बिजनेस के जो रिकॉर्ड होते हैं उनको कंप्लीट करना होता है, ये बात बिल्कुल सही है। करेक्ट रिकॉर्डिंग करता है और कंप्लीट भी करता है, कुछ छोड़ता नहीं है। बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उसकी बुक कीपिंग क्या करता है, बुक कीपिंग उसको रिकॉर्ड करता है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो बुक कीपिंग को ही क्या कहेंगे हम, बुक कीपिंग का मेन काम क्या होगा, करेक्ट, करेक्ट एंड कंप्लीट क्या करना, रिकॉर्ड करना, वो भी किसका, बिजनेस का। आगे कह रहे हैं सो द करेक्ट पोजीशन ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी, ये तो बैलेंस शीट दिखाएगी पोजीशन। तो फिर कह रहे हैं एग्जामिन द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन की एक्यूरेसी ये थोड़ी ना दिखाएगा, वो तो ट्रायल बैलेंस दिखाएगा। हमें क्या है, हमारे यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा सही, तो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका बी, करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें यदि कोई माल उधार क्रय किया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता नामित किया जाएगा। इंग्लिश में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ परचेज गुड्स आर मेड ऑन क्रेडिट। आपने उधार परचेज किया है, क्या किया है आपने, उधार परचेज किया है, पर पैसा नहीं गया है। तो आपसे कह रहे हैं कि बताइए कौन सा अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। पहले इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं। देखिए जब हम उधार परचेज करते हैं तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंसेस होता है और एक्सपेंसेस जब होते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। और टू, जिससे हमने खरीदा है, माना हमने ए ए एंड कंपनी से खरीदा है, तो ए एंड कंपनी को क्या कर देंगे हम, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये ए एंड कंपनी कौन होगी,
ए एन कंपनी जो होती है ये हमारा कौन बन जाएगा, क्रेडिटर, जिससे हमने उधार खरीदा है वो क्रेडिटर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ रहा है क्रेडिटर में सही, आपको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये आ रहा है आपका। देखिए इसमें कहा है परचेज ऑफ गुड्स आर मेड ऑन क्रेडिट। अच्छा इसमें पूछा है डेबिट, पूछा क्या है, कह रहे हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा अगर परचेज क्रेडिट पर हुआ हो, मतलब उधार परचेज हुआ हो, तो कौन सा अकाउंट को डेबिट करोगे, तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, देख लीजिए परचेज अकाउंट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी परचेज अकाउंट, मतलब क्रय खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई ये हो सकता है क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, मैं इसको आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए अब देखिए क्वेश्चन क्या था, यहाँ पूछा था कि कौन से अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे अगर आप उधार परचेज करते हैं तो, और क्रेडिट करेंगे देने वाले को जिससे माल खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कह रहे कैश विड्रॉल बाय द प्रोप्रिएटर फॉर हिज पर्सनल यूज हिज शुड बी डेबिटेड टू। अगर कह रहे हैं व्यक्तिगत उपयोग के लिए हस्तांतरित नगद को आहरण किया है उसने, तो उसमें डेबिट किसको करोगे। क्वेश्चन समझ में आया क्या था, ये कह रहे हैं मान लेते एक बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस में से पैसा निकाल लेता है, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को नहीं, अपने घर ले जाने के लिए, अपनी पर्सनल यूज के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको ड्राइंग कहते हैं, ड्राइंग अकाउंट। अब पूछा है हमसे, पूछा क्या है इसमें, हमसे पूछा है कि इस कंडीशन में आप कौन से अकाउंट को, कौन सा अकाउंट यहाँ पर आपका डेबिटेड होगा, तो कौन सा अकाउंट डेबिटेड होगा, तो वो ड्राइंग ही अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर होगा आपका डेबिट। और अगर कहता क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, तो क्रेडिट कौन से अकाउंट को करते, तो वो परचेज अकाउंट होता। तो यहाँ कैश और कैश निकाला है, क्या निकाला है, कैश। तो आप इसकी जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, जनरल एंट्री बनेगी आपकी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, DRA ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट, कैश कम हुआ है कैश अकाउंट, तो आप यहाँ देख लीजिए किसको डेबिट करें, ड्राइंग अकाउंट को करें, तो सही आंसर क्या होगा इसका, सी ड्राइंग अकाउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ द परचेज ऑर्डिनरी इज रिपोर्टेड एज द पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द पीरियड इन विच, सामान्यतः उत्पादन के विक्रय से हुई आय की अवधि की आय के रूप में दिखाई जाती है। टू सेल्स मेड, to sale is made, the cash is collected, the order is received या the check is received। क्वेश्चन क्या है यहाँ, क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़िए और तब इसका आंसर दीजिए। देखिए कह रहे रेवेन्यू, रेवेन्यू हुई है आपको, इनकम हुई है, कहां से हुई है, सेल ऑफ प्रोडक्ट, जो आपने अपना सेल किया है प्रोडक्ट को, ठीक है, अपना सेल किया है आपने प्रोडक्ट। तो इसमें कह रहे हैं कि आप इसको कौन से अकाउंट में, कह रहे हैं ऑर्डिनरी रिपोर्टेड एज अ पार्ट ऑफ अर्निंग, ये एक अर्निंग का पार्ट है, इन विच पीरियड, इन विच कौन से पीरियड में होता है, ये करंट पीरियड में ही है, और सामान्यतः उत्पादन के बिक्री से हुई आय उस अवधि की आय के रूप में दिखाई जाती है। तो देखिए इस अवधि की आय दिखाई जाती है, कि इस आय को आप कहां से दिखाएंगे, मतलब इस आय को आप क्या कहेंगे, अगर आपने माल बेचा और वहां से आपको आय हुई, इनकम हुई, रेवेन्यू हुई, तो इस रेवेन्यू को आप क्या दिखाएंगे, इसको यही तो कहेंगे कि गुड्स बेचा हमने, तो सिंपल क्या हो जाएगा इसका, द सेल इज मेड। और ऐसा ही क्वेश्चन इसी तरह से बनाकर आपसे पहले भी पूछा गया है, इसलिए हमने इसको सेम क्वेश्चन को यहाँ पर लिया हुआ है। ये आयोग ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसके अच्छे से याद कर ले। ठीक है, तो कैश सेल में तो दिखाएंगे अगर सेल हुई है, या कैश कलेक्टेड हो सकता है, कैश, हाँ कैश कलेक्टेड क्यों दिखाएंगे, कैश कलेक्टेड नहीं दिखा रहे, हो सकता है उधार सेल हो, बट रेवेन्यू तो मानेंगे उसको। कह रहे ऑर्डर इज रिसीव्ड, या ऑर्डर प्राप्त हुआ है, तो तब वो, अगर आप ऑर्डर देते तो उसको तो खैर ऑर्डर की एंट्री नहीं करते हम। चेक रिसीव्ड होता तो इसको हम बैंक से इसको भी चेक को दिखाते कि चेक आ रहा है। बट सेल तो हर किसी में होती है ना, तो ये पूछ रहा है आप किस में दिखाएंगे, सेल अकाउंट में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, तो हम इसको सेल अकाउंट में दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं प्रीपेड इंश्योरेंस इज, जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब है एक ऐसा आपने इंश्योरेंस किया हुआ था, मतलब बीमा कराया हुआ है, और आपने उसको पहले ही पेड कर दिया, प्रीपेड कर दिया। अभी मैंने वीडियो के शुरू में आपको कुछ एक्सपेंसेस बताए थे, मैंने कहा था कि एक्सपेंसेस आपके प्रीपेड भी हो सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, और आपके
आउटस्टैंडिंग भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आउटस्टैंडिंग जिसका टाइम हो गया लेकिन अभी आपने उसको पे नहीं किया है, वो तो आउटस्टैंडिंग है, ये तो बन जाती है आपकी लाइबिलिटी। और प्रीपेड है जिसका टाइम भी नहीं हुआ और आपने उसको एडवांस में पेड कर दिया, तो ये आपकी बन जाती है एसेट बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, एसेट है, तो ये क्या बन जाएगी आपकी एसेट बन जाएगी। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, इनमें से पर्सनल अकाउंट कौन सा है। बात हो रही है यहाँ पर पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट कौन सा है मतलब व्यक्तिगत खाता कौन सा है। तो कह रहे हैं प्रीपेड सैलरी, आपने सैलरी पहले ही पेड कर दी, इसको कहेंगे। या ड्रॉइंग अकाउंट को कहेंगे पर्सनल, या आप आउटस्टैंडिंग रेंट को कहेंगे, या आप इन सभी को ही क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट कहेंगे। तो देखिए मैं आपको बताऊं, अभी जैसे मैं बता रहा था, प्रीपेड सैलरी आपने एडवांस में कोई एक्सपेंसेस पेड कर दिया, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ये क्या बन जाता हमारी असेट बन जाती है। तो ये तो असेट बन गई। कह रहे हैं कि ड्राइंग अकाउंट, ये ड्राइंग जो होता है ये मालिक से संबंधित होता है, मतलब ओनर से संबंधित होता है, और इसी को क्या कहते हैं हम, पर्सनल अकाउंट होता है। अब ये पर्सनल अकाउंट कौन कौन सा है, ये भी होता है, कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, आप पर ड्यू तो हो गया, रेंट का टाइम तो हो गया देने का, लेकिन आपने उसको दिया नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, और ये क्या होगी आपकी लाइबिलिटी होगी, आपके ऊपर तगादा होगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर इसका सही होगा, लाइबिलिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात मुझे और बतानी थी। देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर सही होगा वो डी होगा। अब आप कहेंगे सर डी कैसे सही होगा, भाई ड्राइंग अकाउंट तो वही होता है, ये सभी अकाउंट कैसे हो गए आपके। देखिए इस बात को समझिए, मैं आपको इसको बिल्कुल क्लियर करके चलता हूँ। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या मिस्टेक है मुझसे हुई है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए आपकी दो दो अप्रोच होती हैं, आपकी दो अप्रोच होती हैं। एक अप्रोच होती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक होती है मॉडर्न अप्रोच। देखिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है वो आपको कहती है कि अकाउंट जो होते हैं वो आपके तीन अकाउंट होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपका रियल अकाउंट, और एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। ये तीन अकाउंट होते हैं। जो पर्सनल अकाउंट होता है इसके भी तीन टाइप हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका नेचुरल पर्सनल, एक हो जाता है इसका दूसरा पार्ट हो जाता है आपका दूसरा हो जाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और एक हो जाता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये तीन इसके पार्ट हो जाते हैं। अगर यहाँ पर बात करें मॉडर्न अप्रोच की, तो इससे मैंने कहा था आप क्लियर से याद कर सकते हैं, CLEAR, क्लियर। तो क्लियर में क्या है, देखिए पहला अकाउंट जो होता है कैपिटल अकाउंट होता है, दूसरा अकाउंट जो होता है वो लाइबिलिटी अकाउंट होता है, और तीसरा अकाउंट जो होता है वो आपका एक्सपेंसेस अकाउंट होता है, और जो आपका A4 एसेट अकाउंट हो जाता है, और R4 आपका रेवेन्यू अकाउंट हो जाता है। तो ये मॉडर्न अप्रोच है, और ये कौन सी आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर पर्सनल अकाउंट की बात करें, अब आप देखिए पर्सनल नाम दिया हुआ है, आपसे कहा है कि पर्सनल अकाउंट बताओ, पर्सनल अकाउंट कौन सा है। तो आप यहाँ ये देखिए पर्सनल अकाउंट में पहुंच जाते हैं, तो पर्सनल अकाउंट कौन सा है। तो पर्सनल अकाउंट के यहाँ टाइप देखेंगे हम, इसका मतलब है कौन सी अप्रोच की बात करें, ट्रेडिशनल अप्रोच की। और हम जो देख रहे थे, हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले मॉडर्न अप्रोच से आंसर। तो मॉडर्न अप्रोच से तो देखिए जो आपने एडवांस में पैसा किसी को प्रीपेड कर दिया, एडवांस में खर्चा पेड कर दिया, तो वो तो यहाँ आ जाता है, वो बन जाता है आपकी एसेट। अगर कौन सी अप्रोच से पूछता है, मॉडर्न अप्रोच से। और पता कैसे चलेगा, अगर आपसे कहे कि बताइए कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, एसेट अकाउंट या रेवेन्यू अकाउंट, तो इन पांचों की बात करेगा। लेकिन यहाँ पर तो पर्सनल अकाउंट की बात की है, तो इस अप्रोच को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर इस अप्रोच की बात नहीं हो रही, हम इस अप्रोच पर चलते हैं। और इस अप्रोच में आप देखेंगे कि ये जो नेचुरल पर्सनल होते हैं ये कौन से होते हैं, जैसे हक आपका अकाउंट, हक आपका अकाउंट जो है वो अकाउंट कौन सा होगा, और वो कौन सा हो जाएगा आपका, वो आपने खुद बनाया है, तो वो आर्टिफिशियल है, वो गॉड ने नहीं बनाया, ऊपर वाले ने नहीं बनाया। ऊपर वाले ने कौन बनाया है, जैसे मुट्टक अकाउंट, जैसे अमन अकाउंट, जैसे मानो अकाउंट, जैसे अलीसा अकाउंट, जैसे सानू अकाउंट। इस तरह के जो ये नेचुरल पर्सन है, इन नेचुरल पर्सन के जो अकाउंट होंगे उनको बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और आर्टिफिशियल कौन से होंगे, जो आदमी ने बनाए हैं,
अक्सर इसमें कौन से आते हैं, स्कूल या इंस्टीट्यूट आते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, वेब स्कूल अकाउंट, एस के डीपीएस अकाउंट। तो ये जो अकाउंट्स होते हैं, ये सब स्कूल के अकाउंट हैं, बैंक के अकाउंट है, कंपनी के अकाउंट है, ये सब क्या आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं, इसको ध्यान से सुनना है आपको। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव चार तरह के होते हैं। ठीक है, अब चार तरह के कौन से, ये ऐसे होते हैं जो किसी के नाम को लेकर रिप्रेजेंट करते हैं, बाद में उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे या तो होंगे प्रीपेड, या होंगे आउटस्टैंडिंग, ये तो दो खर्चे हो जाएंगे। इसी तरह से इनकम या तो एक्रूड इनकम होगी या अनएक्रूड इनकम होगी। अब ये एक्रूड और अनएक्रूड इनकम, अब ये देखिए, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी। तो ये अगर कहूं प्रीपेड रेंट है, तो ये आगे जाकर रेंट में ही मिल जाएगा अकाउंट। तो ये कौन सा अकाउंट होगा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होगा। और किसका पार्ट है ये आपके इसी का ही एक पार्ट है, किसका, पर्सनल अकाउंट का। तो ठीक है, इसी तरह से आउटस्टैंडिंग रेंट होगा जो आपने नहीं दिया, ये भी किसका पार्ट है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का। और रिप्रेजेंटेटिव किसका पार्ट है, पर्सनल अकाउंट का। इसी तरह से अगर पूछे यहाँ पर एक्रूड इनकम, मतलब ऐसी इनकम जो आपने अर्न तो कर ली बट आपको रिसीव्ड नहीं हुई, मतलब आपने कमा तो ली है लेकिन आपको अभी मिली नहीं है। तो इसको कौन सी इनकम बोलेंगे, तो इसको भी बोलेंगे हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलेंगे। तो यहाँ पर हमसे कहा था कि प्रीपेड सैलरी अकाउंट। अब भाई इसमें तो इस ट्रेडिशनल अप्रोच में से बात नहीं होती, तो इसलिए हम क्या है, इसको अब क्या कहेंगे, यहाँ पर ये भी किस में आ रहा है, प्रीपेड सैलरी, ये आ रहा है आपके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो है ये पर्सनल का भी पार्ट है, तो पर्सनल तो ये भी हो गया। उसके बाद ड्राइंग भी पर्सनल होता है, आउटस्टैंडिंग भी पर्सनल हो गया, ये लिख रखा देखो मैंने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर सही क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो क्वेश्चन कैसा लगा, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आपसे पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये याद रखना, यहाँ गलती कर जाते हैं सभी, इज नॉट फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब ये मेन फंक्शन की बात नहीं कर रहे, अकाउंटिंग के फंक्शन की बात कर रहे हैं, कि अकाउंटिंग का कौन सा फंक्शन नहीं है, और वो भी किसका, अकाउंटिंग का। तो देखते हैं, देखिए कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, भाई रिकॉर्ड तो सिस्टम के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं, सही तरीके से रखे जाते हैं, ये तो है। तो ये तो ऑप्शन सही होगा, मतलब ये तो सही है, ये तो काम है, ये तो फंक्शन है अकाउंटिंग का। दूसरा, प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, जो एसेट होती है बिजनेस की उसके प्रोटेक्ट करता है, ये भी बात सही है, ये भी होगा। फिर कह रहे हैं मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट, रिजल्ट को मैक्सिमाइजिंग करता है, क्या रिजल्ट को भी बढ़ा देता है। भाई ट्रांजैक्शन अगर आपका हुआ है, 1,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसको 1,000 तो रिकॉर्ड करेगा वो, या यूं दिखा देगा कि नहीं जी सेल 5,000 की हो गई 1,000 की होने पर। तो ये मैक्सिमाइज थोड़ी करता है रिजल्ट को, तो ये गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ये होगा। नेक्स्ट क्या था, मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट, बिल्कुल लीगल रिक्वायरमेंट जो होती है उनको भी पूरा करता है। तो ये इसका आंसर, ये भी देखो, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है अकाउंटिंग का। लेकिन क्वेश्चन क्या था, फंक्शन कौन सा नहीं है, तो वो सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, आपसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसे ट्रांजैक्शन द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित व्यवहारों का लेखा करने की प्रणाली कहलाती है। ऐसी प्रणाली जिसमें ड्यूल एस्पेक्ट के आधार पर, ड्यूल एस्पेक्ट के बेसिस पर आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्या आप सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं, नहीं, नाम से ही पता चल रहा डबल तो होगा ही नहीं, इसमें डबल नाम ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या, डबल यहाँ भी आ रहा है और डबल यहाँ भी आ रहा है, तो ये तो है डबल एंट्री सिस्टम, और ये है डबल अकाउंट सिस्टम। डबल अकाउंट कुछ नहीं होता, ये होता है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, जिसका, जिसके जो पितामह हैं वो किसको कहा जाता है, ल्यूकास पैसोलोरी, पैसोल को, लुकास पैसोली थे, उनको कहा जाता है इसका पितामह। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, कि ये होती है आपकी डबल एंट्री सिस्टम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सी नहीं बी, सॉरी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं पर्सनल, कह रहे
पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग इंक्लूड्स व्यक्तिगत विक्रय। ये किस में होता है? क्या ओरल कम्युनिकेशन में होता है? क्या ओरल कम्युनिकेशन में आप सेल करते हैं? फेस टू फेस इंटरेक्शन, अगर आमने सामने बातचीत होती है तब आपकी ये क्या पर्सनल सेलिंग में इंक्लूड किया जाता है? या कन्वर्जन विद कस्टमर, या कस्टमर के साथ कन्वर्जन करके, किस में होता है आपका? क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर सही होगा डी। अब डी कैसे होगा? देखिए, पर्सनल सेलिंग में सभी बातें हो जाती हैं। हो सकता है आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है ना? ओरल आप ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई आमने सामने मिले और उससे कहा आपने कि हमारा गुड्स खरीद लिए, ये भी सही है। फिर कह रहा है आमने सामने बातचीत करके भी बेच रहे हैं आप, ये भी सेलिंग में आ सकता है। यह कह रहे हैं कि कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, किससे? ग्राहक से। तो ये सभी किस में आ जाते हैं? आपके पर्सनल सेलिंग में आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन क्या होगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है आपसे स्टेशनरी मार्ट, मैसर्स स्टेशनरी मार्ट, मैसर्स स्टेशनरी मार्ट विल बी डेबिटेड द परचेज ऑफ स्टेशनरी। कह रहे मेसर्स स्टेशनरी मार्ट द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को डेबिट किया जाएगा। तो ये कहां पर डेबिट करेगा? क्या ये परचेज में डेबिट करेगा, जनरल एक्सपेंसेस मानेगा, या स्टेशनरी मानेगा इसको, या नन ऑफ दी अबव मानेगा इसको? तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, बताइए। देखिए, उसके लिए ये जनरल एक्सपेंसेस है, सामान्य व्यय है उसके लिए, ये कोई उसके लिए स्पेशल व्यय नहीं है। एक तो होगा स्पेशल व्यय और एक होता है सामान्य व्यय। तो यहाँ पर ये जनरल व्यय है। देखिए, अगर हम इसको ऐसा ना करते, अगर स्टेशनरी वाले ना होते, हम कुछ और गुड्स बना के बेचने वाले होते, तो हम स्टेशनरी को क्या करते हम? फिर हम एंट्री बनाते इसकी परचेज अकाउंट डेबिट, और टू जिससे हमने खरीदा है उसका नाम आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसको लिए क्या है? ये जनरल एक्सपेंसेस है स्टेशनरी का। तो वो इसको क्या दिखाएगा? वो इसको परचेज ना कहकर सीधा क्या कहेगा? इसको जनरल एक्सपेंसेस मानेगा और इसको जनरल एक्सपेंसेस की तरह ही ट्रीट करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा आपका, तो क्या करते हैं हम जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं? लेकिन एक बात और है, देखो, हाँ, एक बात और देखिए, अगर हम कुछ बेचने के लिए खरीदते हैं तो हम तो भी तो ये एंट्री बनाते हैं, परचेज अकाउंट को हम करते हैं डेबिट, और टू नगद खरीदते हैं तो कैश, और अगर किसी पार्टी से खरीदते हैं तो उसको हम बोल देते हैं क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते हैं अगर हम बेचने के लिए कुछ माल खरीदते हैं। तो यहाँ पर सही क्या होगा इसका? सही इसका बी ऑप्शन होगा, परचेज अकाउंट। जनरल एक्सपेंसेस तो उसके लिए हैं, लेकिन अगर जनरल एंट्री बनाएगा तो स्पेसिफिक इसी को तो परचेज कहेगा। परचेज वही तो होता है जो आपने खरीदने के लिए बेचा है, जो आपने बेचने के लिए खरीदा है। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ये, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।